हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 27 के बारे में। और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है लोकतंत्र और विकास एक मूल्यांकन। और एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके नोट्स की वीडियो भी बनाऊं जो मैंने बनाए हुए हैं, तो वो भी बना सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि बनानी है या नहीं बनानी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में। यहाँ पे जो भी हमने बात की अभी तक, अपने चैप्टर्स और भी देखे होंगे, नहीं देखे तो आप जाके देख लेना। पूरी बुक में हमने बात की है लोकतंत्र के विकास के बारे में, है ना। चैप्टर जो हमारी बुक है उसका नाम ही है लोकतंत्र का विकास। तो लोकतंत्र के विकास के बारे में बात करनी है तो यहाँ पे एक लास्ट चैप्टर है, एक समरी के रूप में आप इसको ले सकते हो कि एक मूल्यांकन यहाँ पे हमें करना है कि किस किस तरीके से यहाँ पे लोकतंत्र का विकास हमने देखा और हम करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है। उसमें से सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट, लोकतंत्र के संबंध में निर्देशकों के मुख्य दो मॉडल होते हैं। पहला होता है एक संस्थागत अल्पमत प्रक्रियात्मक लोकतंत्र से संबंधित होता है, और दूसरा होता है सत्तावाचक प्रभावी लोकतंत्र, यानी कि एक आपको मिलती है ऑपोजिशन। ठीक है। यानी कि वो पार्टियां जिनके पास वोट कम है और जो जीती नहीं है, ठीक है, जिनका बहुमत नहीं हुआ, और वो विपक्षी पार्टी के रूप में वहाँ पे काम करती है। संसद में बात करें या विधानसभा में बात करें या और भी जो संसद होती है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और विधायिका, तो वहाँ पे ये ओपोजिशन का काम करती है जिनके पास ताकत नहीं होती है। ठीक है, सभी जगह पे ये होता है। अगर हम केंद्र के स्तर पर देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें, तो जो पार्टी पावर में बैठी हुई है, जो राज चलाती है, जो सत्ता चलाती है, वो सेंटर में बैठी होती है। ठीक है। तो वो तो हो गई दूसरे नंबर की पार्टी जिसके पास पूरी पावर है। ठीक है, सत्तावाचक जो है वो होती है। और दूसरी पार्टी होती है जो कि ओपोजिशन होती है, और संविधान में इन दोनों के लिए दिया हुआ है, यानी कि लोकतंत्र में आपको ये दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती है। इसी को हम लोकतंत्र का विकास कह सकते हैं, पहला। ठीक। और उसके बाद दूसरी चीज़ है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के बारे में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो लोग आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है भागीदारी और दूसरी होती है प्रतिस्पर्धा। अब भागीदारी कौन करता है? भागीदारी करते हैं वोटर्स। ठीक है, वोट डालने का जो काम करते हो हम और आप जो करते हैं, वो वोटर्स का काम होता है, वो भागीदारी करते हैं। ठीक है, उनका उनका काम है सिर्फ पार्टिसिपेशन करना, जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसमें पार्ट लेना। और दूसरा होता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। अब ये कंपटीशन कौन करता है? ये करते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं। ठीक है, नेता, राजनेता, ये होते हैं प्रतिस्पर्धी या प्रतिस्पर्धात्मक जो व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर आते हैं। तो ये दो तरीके के लोग होते हैं, संविधान में दिया हुआ है इनके बारे में भी, और ये लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। ठीक है। यानी कि जब हम वोट देते हैं तो हमारी भागीदारी है किसी भी पार्टी को जिताने में, हराने में। ठीक है, यानी कि जिस पार्टी को हम ज़्यादा वोट दिया है वो डेफिनेटली जीतेगा, और जो जीतेगा वो काम करेगा हमारे लिए। ठीक है। और उसके अंदर भी प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि कोई एक दल नहीं खड़ा होता, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ पार्टियों से जुड़े होते हैं और कुछ निर्दलीय होते हैं। ठीक है, जो अपना अलग जो है इंडिपेंडेंस खड़े होते हैं, उनको हम प्रतिस्पर्धा के अंदर गिनते हैं। ठीक है, दोनों जो पार्टियां, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो ये तो पहले से ही हो गई। ठीक है, और कुछ हो गए जो दल होते हैं जो बाद में बनते हैं, जैसे कि निर्दलीय होते हैं। जैसे कि मैं खड़ा हूँगा कभी पार्टी से या अपने अलग से खड़ा हूँगा, तो मेरे को निर्दलीय बोला जाएगा कि मैं अपना इंडिपेंडेंस खड़ा हुआ हूँ, और किसी के पार्टी के अंदर नहीं मैं शामिल हुआ, मैं अलग से अपना एक सिंबल बनाने की सोच रहा हूँ। ठीक है यार, सब मेरे को अलग से, जो चुनाव आयोग है उसने मेरे को अलग से सिंबल दिया है किसी भी पार्टी को बनाने का। ये सभी क्या है, ये आपको दिखाता है कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वही चुनाव लड़ेगा, फिर वही जीत जाएगा, फिर फायदा क्या लोकतंत्र का। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जिसमें दो पार्टियां या उससे ज़्यादा पार्टी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में सिर्फ दो पार्टियां ही मिलती हैं आपको। तो उनमें से कोई एक व्यक्ति जीतता है, अगर जो जो लोग होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनको दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो खाली डालते हैं। ठीक है, वोट, और फिर दोनों में से कोई भी नहीं जीतता, फिर कोई और प्रतिनिधि चुना जाता है उसके अंदर से। तो ये होता है, ये इंडिया में भी है। ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा चुनावी लोकतंत्र अल्पमत लोकतंत्र है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष लोक चुनाव होते हैं यहाँ पे।
सर्वाधिक वयस्क मताधिकार, सबको वोट डालने का अधिकार है अगर आप 18 साल से प्लस हो, ठीक है। एक साल एक दिन भी अगर ऊपर हो तो आप वोट डाल सकते हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी है होती है, दबाव समूह भी इसमें होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारी जो आपको देखने को मिलते हैं, ये लोकतंत्र की ये विशेषता है, अंदर आते हैं, ठीक है। पार्टियां भी हैं, उसमें दबाव समूह भी काम करते हैं अलग से। दबाव समूह का काम क्या होता है? दबाव बनाना, यानी कि जो पार्टी अभी जीती हुई है, जो सरकार बनी हुई है जिस पार्टी की, तो उस पर दबाव बनाने का काम करती है दबाव समूह, ठीक है। और दबाव समूह का काम जो विपक्षी पार्टियां होती हैं जो जीती नहीं होती है वो भी काम कर सकती है, ठीक है। उसके बाद सत्तावाचक लोकतंत्र होता है एक। कह रहा है कि 2 दशकों में भारत में सत्तावाचक लोकतंत्र को लोकतंत्र विषयक संलाप में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। सत्तावाचक लोकतंत्र का मूल्यांकन भारत में राष्ट्र निर्माण से संबंधित विषय हो, धर्मनिरपेक्षता, इसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं वैसे, कल्याणवाद और विकास पर राज्य की भूमिका के संबंध में किए जाने का प्रयास किया जाता है, और भूमंडलीकरण के संदर्भ में इन मुद्दों के विषय में राज्य की भूमिका के संबंध में भी, ठीक है। और नए सामाजिक आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं। दलित करते हैं, अन्य पिछड़ी जातियाँ करती है, ओबीसी करती है, महिलाएं हैं, और जनजातियां हैं, निर्जातियां हैं। मैंने आपको निर्जातिया का मतलब बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। इससे पहले वाली जो वीडियो है ये आपका 27 है, और 26 में मैंने आपको बताया है, चैप्टर नंबर 26 के अंदर निर्जातीयता के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये जो आपको देखने को मिलते हैं, इनका जो आंदोलन करने का तरीका होता है, ये आंदोलन करते हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है। और लोकतंत्र तंत्र की पहचान होती है कि कोई भी व्यक्ति या समुदाय जिसको लगता है कि उसका अधिकार छीने जा रहे हैं या कम है, और उसको लगता है कि मुझे कम आंका जा रहा है, तो वो अपने हक के लिए लड़ सकता है, ठीक है। उसको पूरा अधिकार है, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। ये लोकतंत्र का विकास के अंदर आता है। और 73 और 74 अमेंडमेंट आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि 73 में आप और 74 में आप देखते हो। 73 में आपको मिलता है पंचायती राज, ठीक है, गांव के अंदर। ये गांव के लिए होता है, गांव के स्तर पे। और एक शहर के स्तर पे देखें तो नगर पालिका, ठीक है। ये देखने को मिलती है। इसमें काउंसलर के चुनाव होते हैं, और इसमें जो सरपंच होते हैं, ठीक है, उनके चुनाव होते हैं। ये एक मिनट और मैं आपको बता दूं इसके बारे में, कि ये जो आपको मिलता है ना, ये लोकतंत्र की पहचान के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है ना। विकेंद्रीकरण कहते हैं इसको हम। पता नहीं मैंने आपको ये शायद बताया नहीं बताया पहले, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, विकेंद्रीकरण के अंदर ये आता है। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ रखा है शुरुआती चैप्टर्स में, ठीक है। शुरुआत हमने इन्हीं चैप्टरों से की थी कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि जो पावर्स है ना वो नीचे तक जानी चाहिए, यानी कि जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से हमें विकास करना है, ठीक है। उसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं, सबका विकास हो, सबका। और आपको पता है कि 29 विषय जो हैं वो इन संस्थाओं को दिए हुए हैं, ठीक है। पंचायत को, नगर पालिका को, इनको। जैसे कि पंचायत है तो उसके पास 29 विषय आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो नगर पालिका है उसको 18 विषय, यानी कि विषय मतलब टॉपिक्स जिस पे आप काम कर सकते हैं, जो जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते नहीं है, या अभी जो पढ़ रहे हो आप, ये सब्जेक्ट है आपके पास। लगभग अभी जो मास्टर्स कर रहे हैं तो 8 या 10 सब्जेक्ट आपके पास एक साल में होते हैं, या पता नहीं कम होते हैं ज़्यादा होते हैं। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इतने ही होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लो अभी, तो ये आपके विषय होगा कि आपके पास सिर्फ यही विषय है एक साल के लिए। वैसे ही जो सरकारें होती है, जैसे कि हम निम्न स्तर पर लेते हैं पंचायत या नगर पालिका का, तो नगर पालिका यानी कि जो शहर है उसके लिए 18 विषय होते हैं, और नगर और पंचायत के लिए 29, ठीक है, 29 विषय मिलते हैं आपको करने के लिए। इन पर आप काम कर सकते हो। जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है ना, वैसे ही इनके पास भी कुछ विषय होते हैं, वो राज्यों से लिए गए होते हैं। राज्य इनको अपने विषय सौंपते हैं, या इस पर काम कर सकते हैं। वो राज्य के ऊपर होता है, ठीक है। राज्य की मर्जी होती है कि उसको क्या काम देना है उनको। वो मतलब उसके बाद ये सेम आ गया। और लोकतंत्र में आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत जो ढांचा होता है,
स्वतंत्रता होती है हर एक चीज़ की, वो देखने को मिलती है। जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इन सब पे ध्यान देती है और सरकार का काम है कि भाई रोज़गार दिया जाए सबको, शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो सबका, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिया जाए, रोड सबके लिए हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ किसी पूंजीपति के लिए बनाया गया है स्पेशली। ऐसा देखा है क्या अभी आपने? नहीं। हमारा देश लोकतांत्रिक है, इसलिए सभी का बराबर का अधिकार है। जिस जो सरकार ने बनाया है ना, यानी कि वो हमारे पैसों से भी बना हुआ है, उसमें हमारे भी पैसे हैं, तो हमारा भी पूरा अधिकार है वहाँ पे जाने का, टेम्पल्स में या और जगह पे। हाँ, वो बात अलग है, किसी की पब्लिक, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते बिना उसके परमिशन के, है ना। जैसे किसी का घर होता है तो वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसमें सब जा सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं होगी आपके साथ। लोकतंत्र और विकास ये मैंने आपको बता दिया था। मतलब ये बेकार है, इसके आप लीव कर सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में इतना ही था, ठीक है। और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको नोट्स वाली जो वीडियोज़ है वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कोशिश करूँगा मैं कि लेके आ जाऊँ। नहीं तो एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, आज शायद 20 अप्रैल है, तो ध्यान जो है टाइम लग सकता है, तो इसलिए अगर जिसको बताना है तो वो पहले ही मुझे जो है इन्फॉर्म कर सकता है, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ लाने की। अदरवाइज़ इसके बाद ही, एग्ज़ाम के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि मैं बिज़ी हो जाता हूँ एग्ज़ाम के टाइम पे, मुझे और भी वीडियोज़ बनानी होती है। इसी के साथ वीडियो करते ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।